तो आज के क्लास में हम देखते हैं नल वैल्यू के बारे में। नल वैल्यू क्या होता है इसे हम एक बार देखते हैं और उसके बाद टेबल में हम नल वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी एक बार हम देख के इंसर्ट करके देख लेंगे। तो नल वैल्यू का मतलब क्या होता है इसे मैं पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक टेबल पहले से बना हुआ था EMP1 नाम से। मैं आपको यहाँ पर उसके रिकॉर्ड्स फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेरी दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो मेरे टेबल का नाम है EMP1। तो ये EMP1 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपके सामने नजर आएंगे। तो ये एग्जीक्यूट करने से पहले मैं लाइन सेट और पेज सेट कर लेता हूँ, लाइन साइज सेट कर लेता हूँ। ये आपको मालूम है क्या होता है इससे। तो लाइन साइज मैं सेट कर लेता हूँ और साथ में इसका पेज साइज भी सेट कर लेता हूँ। तो हमने ये लाइन साइज और पेज साइज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ और नल वैल्यू किसे कहते हैं आपको मैं समझाता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। तो EMP1 टेबल से मैं रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो खाली वाले रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ये खाली वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये खाली जो वैल्यू होता है इसे हम बोलते हैं, ये जो खाली वैल्यू होता है इस खाली वैल्यू को हम बोलते हैं नल वैल्यू। इस खाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नल वैल्यू कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है। ये जितने भी खाली वैल्यूज आपको नजर आ रहे हैं, इन खाली वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? नल वैल्यू कहते हैं। ठीक है। तो इन नल वैल्यूज को किस तरीके से हम टेबल पे इंसर्ट कर पाएंगे और किस तरीके से हम इस पे मैनिपुलेशन यानी ऑपरेशंस कर पाएंगे, ये हम अभी इस क्लास पे देखते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नल वैल्यू क्या है यहाँ पर समझ आ गया होगा टेबल पे। तो ऐसा वैल्यू जिसपे कुछ भी ना हो, खाली हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नल वैल्यू कहते हैं। तो ये टेबल में मेरे नल वैल्यूज हैं। तो इसको हम इंसर्ट करना भी देखेंगे और ये क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे, नल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा नल वैल्यू का मतलब क्या होता है? नल वैल्यू का मतलब होता है अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू यानी जिसके बारे में हमें कुछ भी ना मालूम हो। तो ऐसे वैल्यूज को हम कहते हैं नल वैल्यू। जैसे वहाँ पर आपको खाली वैल्यू, खाली फील्ड नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक जो नल वैल्यू होता है वो दूसरे नल वैल्यू के इक्वल नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो भी नल वैल्यू है, हम ये नहीं कह पाएंगे कि वही नल वैल्यू इस जगह पे भी है या यही नल वैल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी दो नल वैल्यूज बराबर नहीं होते। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया और यहाँ पर 0 लिख दिया नीचे वाले पे 500 के नीचे, तो ये दोनों 0 है यानी दोनों आपस में बराबर है। तो 0 को हम नल वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि 0 एक वैल्यू है, तो उसे हम नल वैल्यू नहीं कह सकते। नल वैल्यू कैसे वैल्यू होती है? जो अननोन होता है, जिसे हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, ऐसे वैल्यूज को हम नल वैल्यूज कहेंगे। और आपको ये भी बात में ध्यान रखनी है कि एक जो नल वैल्यू है वो दूसरे नल वैल्यू के इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये इक्वल नहीं होती, इसका भी मतलब मैंने आपको बताया। और अभी भी मैंने आपको ये भी बताया कि जो 0 होता है और जो स्पेस होगा वो नल वैल्यू में कंसिडर नहीं होती। ठीक है, तो 0 लिख दिया या स्पेस डाल दिया तो वहाँ पर एक वाइट स्पेस है या वहाँ पर 0 वैल्यू है, तो उसे आप नल वैल्यू नहीं कहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके के नल वैल्यूज अगर हम अपने टेबल पे डालना चाहते हैं, अपने रिकॉर्ड्स पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए नल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए टेबल में दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिटली मेथड। इस पे क्या होता है देखिए, इस पे हम क्या करते हैं, जितने भी फील्ड्स हमारे टेबल पे होते हैं उन फील्ड्स का नाम लिखकर हम उस पर वैल्यूज डाल देते हैं और जिन फील्ड्स पर हमें नल वैल्यू डालना होता उन फील्ड्स को हम यहाँ पर लिस्ट नहीं करते, उन फील्ड्स को हम यहाँ पर लिस्ट नहीं करते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एक एम्प्लॉय टेबल यूज़ किया है जो हम पहले ही बना रखे हैं। तो मैंने कौन सा टेबल यूज़ किया यहाँ पर? एम्प्लॉय टेबल यूज़ किया है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार अपने एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर 11 रिकॉर्ड है इस टेबल पे और सारे कॉलम में वैल्यूज डले हुए हैं, कोई भी कॉलम की वैल्यू खाली नहीं है। ठीक है, तो सारे कॉलम की वैल्यू डली हुई है।
मैं उसके फील्ड्स भी आपको दिखाता हूँ। तो फील्ड्स क्या क्या है, तो फील्ड्स को देखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिस्क्राइब कमांड की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिस्क्राइब एम्प्लॉय। तो डिस्क्राइब एम्प्लॉय करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 फील्ड्स हैं, EMPNO, ई-नेम, जॉब, सेल और डिपार्टमेंट नंबर, DPTN। इसके डेटा टाइप भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लिसिट होता है जिससे आपको नल वैल्यूज इंसर्ट करना होता है, उसका मैं मेथड आपको यहाँ पर समझाता हूँ किस तरीके से। पहले तो मैं एक नॉर्मल मेथड आपको बताता हूँ जो हमने अभी पहले यूज कर रखा है वैल्यूज को, रिकॉर्ड्स को टेबल में इंसर्ट करने के लिए। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि पहले हमने अभी तक कैसे इंसर्ट किया। तो हमने कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया था। हमने लिखा था इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम, मेरा टेबल का नाम था एम्प्लॉय। ठीक है, और इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखकर हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा था वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर हमने सारे फील्ड्स की वैल्यू एक एक करके डाली। देखिए, एक एम्प्लॉय नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1011 मैंने डाल दिया। दूसरा, नेक्स्ट मेरा क्या चीज़ है, ई नेम है, तो एक मैं नाम डाल देता हूँ। सपोज एक मैं नाम डाल देता हूँ, ये एक एम्प्लॉय का नाम डाल दिया मैंने। उसके बाद कॉमा लगा के फिर से मैंने उसका एक जॉब डाल दिया। कैरेक्टर है, सिंगल कोटेशन के अंदर लेंगे। कैरेक्टर को सपोज मैंने लिख दिया क्लर्क। और उसके बाद अगला है उसकी सैलरी, तो एक सैलरी मैंने डाल दिया सपोज 1300। और उसका एक डिपार्टमेंट डाल दिया, डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया 20, डिपार्टमेंट नंबर मैंने डाल दिया 20। अभी देखिए, ये हमने रिकॉर्ड इस तरीके से इंसर्ट करना अभी तक हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या किया, देखिए टेबल का नाम लिखने के बाद हमने डायरेक्ट वैल्यूज लिख के, और जितने भी फील्ड्स मेरे पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सारे फील्ड्स के वैल्यू हमने एक एक करके यहाँ पर डाली। तो इससे मेरा सारे फील्ड्स में वैल्यूज आ जाएंगी। देखते हैं, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक नया रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए, हमने अभी भी जो डाला था वो रिकॉर्ड आ गया है, यहाँ पर 101111 आ गया है। मुखी है, क्लर्क है, यह रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ आ गया, ये नया रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब देखिए, ये पिछले जो हमने सीखा था रिकॉर्ड इंसर्ट करना, इस तरीके से इंसर्ट किया था। अभी हम नल वैल्यू डालते हैं, और नल वैल्यू कैसे डालेंगे देखिए। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे और वो सारे फील्ड्स की लिस्ट यहाँ पर देंगे जिन फील्ड्स में हमको वैल्यू इंसर्ट करना है, और उस फील्ड का नाम हम छोड़ देंगे जिन पर हमें नल वैल्यू डालना है। तो जिस फील्ड की वैल्यू को हमें नल डालना है, उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो इंसर्ट करके देखते हैं। सपोज मान लेते हैं कि सैलरी में मुझे अभी आप नल वैल्यू डालनी है। सैलरी में हमें क्या डालनी है, नल वैल्यू डालनी है। तो कैसे डाल पाएंगे देखिए। तो इस मेथड से मैं लिखता हूँ फिर से, इंसर्ट इनटू और मेरे टेबल का नाम, टेबल का नाम मेरा क्या चीज़ है, एम्प्लॉय है। और यहाँ पर मेरे को वो सारे फील्ड्स का लिस्ट देनी पड़ेगी जिन पर मुझे वैल्यूज डालनी है। तो मुझे डालना EMPNO पे डाल देना है, ई नेम में भी वैल्यू डालनी है, जॉब में भी वैल्यू डालनी है, लेकिन सैलरी पे वैल्यू नहीं डालनी है। तो सैलरी मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, और मैंने लिख दिया DPTA। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी आपको क्या लिखा है। तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय के साथ वैल्यूज लिख के सारी वैल्यू एक साथ हमने डाल दी थी, तो कोई भी हमने वैल्यू नहीं छोड़ा था नल के लिए। अभी हम यहाँ पर एक सैलरी फील्ड को छोड़ रहे हैं, इस पर हमें नल वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने लिखा वैल्यूज, और जो जो हमने फील्ड का नाम यहाँ पर दिया है उनके लिए हम एक वैल्यूज डाल देते हैं। तो 1012 मैंने डाल दिया, कॉमा लगा के एक एम्प्लॉय का नाम लिख देता हूँ। तो मैंने एक एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, ये एम्प्लॉय का नाम सिंगल कोटेशन में, जो भी कैरेक्टर फील्ड है, जॉब भी कैरेक्टर फील्ड है, उसको भी मैंने किस पे डाल दिया, सिंगल कोटेशन पे डाल दिया। सपोज मैंने इसका जॉब लिख दिया मैनेजर। अब सैलरी तो मुझे डालनी नहीं है क्योंकि सैलरी फील्ड पे नल डालना है, यहाँ पर हमने सैलरी को नहीं लिस्टेड किया है। अब हमें सीधा हम डालते हैं यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नंबर, हमने डाल दिया 10। ठीक, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, वन रो क्रिएटेड मैसेज आ रहा है। ये रिकॉर्ड हमारा
इंसर्ट हो गया। देखते हैं अभी टेबल के रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय। अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो सैलरी का कॉलम है उस कॉलम पे एक नल वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो गया, यानी यहाँ पर खाली रिकॉर्ड है, खाली वैल्यू है जिस पर कोई भी वैल्यू नहीं। इसे हम बोलते हैं नल। समझ आ गया होगा कि नल वैल्यू हम किसे बोलते हैं। तो ऐसे हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, पहला मेथड। अभी हम दूसरा मेथड देखते हैं जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड का यूज हम किस तरीके से नल वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले रिकॉर्ड डाला था वैसे ही रिकॉर्ड डालेंगे जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल पे देखा था। और जहाँ पर भी हमें नल वैल्यू डालनी है वहाँ पर हम इस नल कीवर्ड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? नल कीवर्ड का यूज करेंगे। तो नल कीवर्ड के यूज से हम किसी भी फील्ड पर नल वैल्यू डाल पाएंगे। देखिए मैं इसे यूज करके आपको बताता हूँ किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो मैं फिर से यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मेरा क्या चीज़ है? एम्प्लॉय है। अब मैं यहाँ पर कोई भी फील्ड का लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद अभी मुझे 5 वैल्यूज़ डालने हैं 5 कॉलम के लिए, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय टेबल पे 5 कॉलम है। तो पहला मैंने एम्प्लॉय का नंबर डाल दिया 1013, दूसरा मैंने एक एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, सपोज मैंने नाम डाल दिया राकेश, और तीसरा मैंने डाल दिया एक जॉब। अभी खाली छोड़ देते हैं। अभी हम जॉब को नल वैल्यू डालते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू डालनी है? जॉब पर हमें नल वैल्यू डालनी है। तो जॉब की जगह मैंने लिख दिया नल। ठीक है, अब एक सैलरी डाल देते हैं। सपोज इसकी सैलरी मैंने 1600 डाल दी और एक डिपार्टमेंट नंबर इसकी मैंने डाल दी 30। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा फिर से एक रो इंसर्ट हो गया है। देखिए जॉब की जगह मैंने लिखा हुआ है नल। अब रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेरे एम्प्लॉय नाम के टेबल पे हैं। तो इसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और देखते हैं क्या हुआ अभी हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं इस नए रिकॉर्ड 1013 राकेश नाम का जो एम्प्लॉय हमने डाला था उसका जॉब का कॉलम यहाँ पर खाली है। जॉब कॉलम क्या है? उसका खाली है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? नल वैल्यू इंसर्ट। तो इस दो तरीके से आप नल वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक और आपको डाल के दिखाता हूँ। एक वैल्यू और इंसर्ट करता हूँ, एक रिकॉर्ड और इसमें इंसर्ट करता हूँ इस मेथड से, ताकि आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मेरा क्या चीज़ है? एम्प्लॉय है। वैल्यूज़ मैंने लिखा। अभी मैं 2 फील्ड पर नल वैल्यू डालता हूँ, एक सैलरी पे ले लेते हैं और एक डिपार्टमेंट पे ले लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ को हमें नल डालनी है, या चलिए सैलरी और डिपार्टमेंट पे ही नल वैल्यू डालते हैं, दोनों पे एक साथ डालते। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, ईएमपी नंबर तो मैं डाल देता हूँ 1014, एम्प्लॉय का नंबर डाल दिया। एक एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर जाएगा। मैंने एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, फिर उसका एक जॉब डाल देता हूँ। तो जॉब डाल देते हैं, मान लेते हैं क्लर्क, सिंगल कोटेशन के अंदर लेना है क्योंकि ये कैरेक्टर फील्ड है। क्लर्क लिख दिया। अब मुझे सैलरी और डिपार्टमेंट तो डालनी नहीं, तो सैलरी के लिए मैंने लिख दिया नल, और डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने लिख दिया नल। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज मैंने क्या कर दिए? नल कर दिए। तो नल की वर्ड का यूज करना है आपको, नल वैल्यूज डालिए। अभी देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। रिकॉर्ड एग्जीक्यूट कराते हैं, क्या आता है देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम, ये टेबल का नाम मेरा एम्प्लॉय। अभी देखते हैं। तो देखिए आपके सामने जो नया रिकॉर्ड आया 1014 का राम नाम के एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर दोनों ही क्या है यहाँ पर? खाली है। ठीक, तो इस तरीके से आप नल वैल्यूज अपने टेबल पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नल वैल्यूज क्या है और नल वैल्यूज को इंसर्ट किन किन तरीके से टेबल पे कर सकते हैं ये समझ आया होगा। अभी हम देखते हैं कि इन नल वैल्यूज को अगर हमें
ऑपरेट करना है, मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं इज ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर का यूज हम नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए करते हैं। क्या करेंगे हम? इन नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए आप इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। देखिए किस तरीके से। तो इसका भी मैं आपको यूज करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये यूज करते हैं इस ऑपरेटर का। तो मैं फिर से अपने पुराने टेबल पे आ जाता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ उसके रिकॉर्ड्स। मेरे पास एक पुराना टेबल मेरा रखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 नाम का टेबल है। अभी देखिए इसमें 14 रिकॉर्ड्स है और इस कमीशन के फील्ड पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कमीशन क्या है? नल है। देखिए कमीशन यहाँ 0 भी है, तो 0 और नल इक्वल नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक कमीशन 0 भी है। तो मुझे अब इस टेबल से ऐसे सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनका कमीशन नल है, जिनका कमीशन क्या है? नल है। तो ऐसे सारे रिकॉर्ड्स देखने के लिए हमें यहाँ पर इज ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? इज ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। और इज ऑपरेटर को हम वेयर के साथ कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। हम लिखेंगे क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, वेयर कंडीशन लगाएंगे और किस पर नल वैल्यू है? कमीशन फील्ड पर मेरा नल वैल्यू है, तो हमने लिखा कमीशन इज नल। ये मेरा इज ऑपरेटर है और हमने नल को चेक करा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कमीशन क्या है? नल। ठीक है, तो देखिए इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट, क्या लिखा हमने? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 और कंडीशन दिया वेयर के साथ। क्या कंडीशन है? मुझे ऐसे रिकॉर्ड देखने हैं जिनका कमीशन क्या है? नल है। तो मैंने लिखा कमीशन इज नल। अभी देखिए आपके सामने क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 10 रिकॉर्ड्स आ गए हैं यहाँ पर और इस कमीशन फील्ड पे देख सकते हैं सारे के सारे कमीशन यहाँ पर क्या है? नल है। तो पहले 14 रिकॉर्ड्स थे विदाउट नल कमीशन वाले और यहाँ पर 10 रिकॉर्ड आपके सामने आ गए हैं जिनके कमीशन कैसे हैं? नल। ठीक है, तो अगर नल वैल्यू को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है या उसको रिट्रीव करना है, तो इसके लिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है? इज ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। ठीक, ऐसे ही हम एक इज नॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं नल के साथ। इज नॉट का मतलब क्या होगा कि ऐसे वैल्यूज जिनका नल नहीं है या ऐसे वैल्यू जो नल नहीं है, उन वैल्यूज को अगर हमें रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम इज नॉट का यूज कर सकते हैं। देखिए इसी पर हम इज नॉट भी यूज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए हैं वो सबके कमीशन नल है। अब मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका कमीशन नल नहीं है, तो मैं इज के जगह इज नॉट ऑपरेटर को यूज कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 और लिखा है यहाँ पर वेयर कमीशन। अभी इस के जगह हम लिखेंगे यहाँ पर इज नॉट नल, यानी जो नल नहीं है कमीशन। तो देखिए आपके सामने कितने रिकॉर्ड? 4 रिकॉर्ड आ गए। देख सकते हैं 4 रिकॉर्ड जिनमें कमीशन की वैल्यूज कुछ ना कुछ डली हुई है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हम नल वैल्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए हम इज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि नल वैल्यूज क्या होते हैं, नल वैल्यूज को किस तरीके से हम अपने टेबल पर इंसर्ट कर सकते हैं और उन नल वैल्यूज के साथ हम इज और इज नॉट ऑपरेटर को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक अगला ऑप्शन और भी देख लेते हैं, टेबल को अल्टर किस तरीके से करते हैं। अल्टरिंग द टेबल। टेबल को अल्टर करने का मतलब होता है कि टेबल जो आपने पहले से बना रखा है, अगर उसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है कोई कॉलम डिलीट करनी है या किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो इस तरीके के काम के लिए आपको अल्टर टेबल का यूज किया जाता है या अल्टर टेबल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस अल्टर टेबल कमांड का यूज हम क्या करते हैं? टेबल को अल्टर करने के लिए करते हैं। तो पहला एक कमांड इस पर हम देखते हैं कि टेबल में अगर हम कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो नया कॉलम किस तरीके से ऐड कर पाएंगे। इसके लिए हमको ये कमांड यूज करना पड़ता है अल्टर टेबल और टेबल का नाम देके फिर हमको ऐड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, फिर नया कॉलम का नाम देना पड़ेगा और उसका डेटा टाइप भी साथ में देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसे दे पाएंगे।
तो इसको देने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सपोज जो मेरा एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसमें डेट ऑफ बर्थ नाम का फील्ड ऐड नहीं है। कौन सा फील्ड ऐड नहीं है? डेट ऑफ बर्थ नाम का फील्ड मेरा ऐड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने टेबल पे डेट ऑफ बर्थ नाम का फील्ड ऐड कर पाऊँ। तो अपने स्क्रीन को मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अपने एम्प्लॉय का टेबल का डिस्क्रिप्शन फिर से। तो मैंने लिखा डिस्क्राइब एम्प्लॉय। मैंने क्या लिखा? डिस्क्राइब एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ नाम का कोई भी फील्ड मेरे एम्प्लॉय टेबल पर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ नाम का एक फील्ड उस रिकॉर्ड पर इंसर्ट हो, उस टेबल पे आ जाए। तो मैं क्या कमांड लूंगा? मैंने लिखूंगा अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर ऐड कीवर्ड यूज करके हमको देना पड़ेगा फील्ड का नाम और उसका डेटा टाइप। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ DOB नाम का फील्ड दिया और उसका डेटा टाइप दिया D। ठीक, अभी देखिए जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, क्वेरी एग्जीक्यूट किया, मेरे सामने एक मैसेज आ गया टेबल एड। यानी ये जो डेट ऑफ बर्थ नाम का फील्ड है वो मेरे टेबल पर ऐड। देखते हैं किस तरीके से। मैं फिर से डिस्क्राइब करता हूँ अपने टेबल को। तो मैंने किया डिस्क्राइब एम्प्लॉय और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं, ओ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ये देखिए, तो अभी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नया कॉलम DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ नाम का एक नया कॉलम यहाँ पर है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने टेबल पर एक नया कॉलम या फील्ड ऐड कर सकते हैं। एक और मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये जेंडर नाम है जिसका कि कैरेक्टर टाइप है। इस जेंडर को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो जेंडर नाम का एक फील्ड को ऐड करने के लिए हमने लिखा, देखिए फिर से अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कीवर्ड यूज करना है, फिर ब्रैकेट लगा के आपको जेंडर जो कि मेरा फील्ड का नाम है और कैर उसका डेटा टाइप दिया 5 साइज का। ये नया फील्ड मैं अपने टेबल पर ऐड करके देखिए, डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉय, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ठीक, तो अभी देखिए ये जेंडर नाम का नया कॉलम भी मेरे टेबल पर इंसर्ट। एक बार इसके रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं और देखते हैं इससे क्या रिकॉर्ड आते हैं मेरे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 नए फील्ड ऐड हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और दोनों ही खाली रिकॉर्ड्स हैं। दोनों में कोई भी रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं आए क्योंकि दोनों नए फील्ड हैं। तो नए जो फील्ड ऐड होते हैं वो ब्लैंक रिकॉर्ड के साथ ऐड होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। समझ आ गई बात? तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी एक पहले से बना हुआ टेबल है उसमें हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे। और आपको ये भी ध्यान पे रखना है कि जो भी नया कॉलम ऐड होगा वो पहले से बने हुए कॉलम के लास्ट में जाके ऐड होगा। आप बीच में कॉलम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो डेट ऑफ बर्थ हमने पहले ऐड किया तो ये डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद जेंडर ऐड किया तो ये मेरा जेंडर आ गया। ठीक है, तो आगे और भी ऑप्शंस है जिसको हम अगली क्लास पे देखेंगे, जैसे ड्रॉप कैसे करेंगे कॉलम को या फिर कॉलम को मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो ये अगले ऑप्शंस अगली क्लास पे देखेंगे। तब तक के लिए इतनी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास पे मिलते हैं।